हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विशाल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे गिव एन अकाउंट ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो ये क्वेश्चन है, तो हर बार की तरह यही बात बताते हैं कि आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को आप ध्यान में रखेंगे तो उसके बाद एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ नेचर, नेचर लिखना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखना है, एंजाइम का क्या क्या है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर जनरल प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले एंजाइम के डिफिनीशन लिख दीजिएगा। एंजाइम के डिफिनीशन लिखने के बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम के प्रॉपर्टीज लिखना है। इसमें कोलोइडल नेचर का प्रॉपर्टीज होता है, फिर कैटालिटिक नेचर होता है, स्पेसिफिसिटी भी इसमें होते हैं, हीट सेंसिटिविटी भी इसमें प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद पीएच सेंसिटिविटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज एंजाइम के होते हैं। तो ये सब टॉपिक को आप लिख कर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी से आपका 5-6 पेज हो जाएगा। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, जिसमें स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन के बात करते हैं। तो अगर केमिकल नेचर एंजाइम की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है एंजाइम में, जिसको एपो एंजाइम कहते हैं। सेकेंड, एक्टिव साइट भी प्रेजेंट होता है। थर्ड है प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, को एंजाइम एंड को फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ये भी देखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन पे एंजाइम का देखेंगे तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं, ट्रांसफेरेजेज एंजाइम, ऑक्सीडक्टेजेज एंजाइम, लाइगेजेज एंजाइम, फिर लाइसेजेज, आइसोमेरेजेज एंजाइम। तो इतने सारे तरह के एंजाइम होते हैं। तो इतने सारे टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। तो वही देख रहे हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं एंजाइम के। तो एंजाइम सबसे मेनली काम क्या होता है कि एंजाइम कैटालिस्ट कर देता है कोई भी काम को। जैसे हम खाते हैं, मान लेते हैं दाल भात और सब्जी खाए, तो सब्जी हमारे अंदर जाता है तो वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे छोटे टुकड़े में बंटता है। मतलब अगर एक भात के टुकड़ी को आप करेंगे तो 1000 गुना भाग, मतलब कह सकते हैं कितना छोटा टुकड़ा हो जाता है। तो वो हमारे बहुत सारे उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हुए सभी का, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में जो किया तो वो कौन करता है, तो वो एंजाइम ही करता है। तो एंजाइम आर दी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट समझ ही गए कि वह बायोमोलिक्यूल जो भी बायोलॉजिकल वाला बात होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, कैटालिस्ट करते हैं। कैटालिस्ट मतलब जानते होंगे कि जो कोई भी रिएक्शन होने वाला रहता है उसको इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, तो वही कैटालिस्ट करता है। प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, एंजाइम लिविंग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है और आर एबल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होने वाला रहता है उसको एक्सेलरेट कर देता है, मतलब उसको बहुत तेज़ी से कर देता है। तो एंजाइम वही एक तरीके के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स एंड आर एबल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग, जो कहाँ पर अकरिंग होता है, इन लिविंग सेल्स में ये होता है। भी ये सब थ्योरी है, इसीलिए आसानी से समझ जाएंगे। खाली टॉपिक ही आपको ध्यान में रखना है ताकि हर चीज़ को आप लिख सके। We all know that life involves perfect coordination of a vast majority of chemical reaction, many of which are extremely complicated। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, वे सभी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होता है वे हमारे बॉडी में रिएक्शन। All these reaction when performed in vitro condition at low temperature and atmospheric pressure takes place very slowly। अगर हमारे बॉडी में जो होता है रिएक्शन, अगर उसको हम इन विट्रो कंडीशन यानी कि शरीर से बाहर कराएंगे तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो लेना पड़ता है और साथ में टेम्परेचर भी लो लेना पड़ता है। बट दिस रिएक्शन प्रोसीड एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स इन द लिविंग सेल्स। अगर वो हमारे बॉडी में होता है तो हाई टेम्परेचर पर भी वो रिएक्शन होते रहता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एंजाइम इसमें बहुत बड़ा रोल करता है। तो यहाँ पर है कि लिविंग सेल एट द सेम लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वह कम प्रेशर और कम इसमें भी होता है। तो दोनों तरीके से होता है हमारे बॉडी में, लेकिन बाहर पर अगर वो रिएक्शन करवाएंगे तो केवल लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की आवश्यकता होती है। हाउ डज इट हैपन, सो ये ऐसा किस लिए होता है
हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डू सो, मतलब ऐसा करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। इनफैक्ट एज साइड इन द बिगनिंग दीज आर द एंजाइम्स, मतलब ये कह सकते हैं कि ये सब एंजाइम कराता है। और द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल्स दैट मेक इट पॉसिबल, जो पॉसिबल बनाता है कैटालिस्ट ये सब रिएक्शन को कराने में। तो एंजाइम को इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत समझ आएंगे तो किसी भी तरीक़ा से लिखेंगे तो वो बात सही हो जाएगा। तो एंजाइम आर डिफाइंड एज, उसको डिफाइन एंजाइम को इस तरीके से कर सकते हैं कि सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स एक्टिंग एज ए स्पेसिफिक कैटालिस्ट। तो कोई भी सिंपल हो या कंपाउंड हो, एक तरीके के प्रोटीन होता है जो एक्ट करता है एक कैटालिस्ट की तरह, तो वही है एक्टिंग एज ए स्पेसिफिक कैटालिस्ट। They may also be defined as organic substance capable of catalyzing chemical reaction in the living system। बस कैटालिस्ट करता है कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन को, तो वही होता है एंजाइम। तो इतने सारे बात हैं एंजाइम के। अब एंजाइम के थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन विदाउट एनी नॉन एक्सेप्शन, यानी कि जितने भी होते हैं एंजाइम सभी प्रोटीन है एक तरीके का। दे आर सोलूबल, तो प्रोटीन है तो ये सोलूबल होते हैं, कोलोइडल प्रोटीन होते हैं। सोलूबल मतलब जानते होंगे जो नॉर्मली वाटर में घुल जाए, और कोलोइडल प्रोटीन जानते होंगे जो थोड़ा सा द्रव्य वाला भाग हो और थोड़ा मतलब कोलोइडल मतलब समझ जाइए इतना कि ऐसा नेचर होता है जैसा कि आप कितना 250 ग्राम अगर आटा लेंगे और उसमें आप बस 250 ग्राम अगर यही रख देंगे वाटर, यानी कि मान लेते 100-200 ग्राम या 100-200 मिलीलीटर अगर वाटर रख देंगे तो मतलब बहुत गीला कर देंगे आटा को, तो वो कोलोइडल नेचर होता है। तो उस तरीक़ा से एंजाइम सोलूबल होता है और कोलोइडल प्रोटीन होता है जो एक्सीलरेट करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन विदाउट देम सेल्फ बीइंग यूज्ड अप, मतलब बिना कहीं यूज किए बिना वह कोई भी रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देता, तेज़ी से कर देता। दे आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, मतलब एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी भी अगर लेंगे तो वह बहुत इफेक्टिव होता है। एंड आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल बिकॉज दे आर इजली इनएक्टिवेटेड और डिनेचर्ड, वो मतलब एक तरीके से एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। अगर बहुत ही अगर उसको सूटेबल कंडीशन एंजाइम को नहीं मिलेगा तो वह अनस्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज दे इजली इनएक्टिवेटेड और डीनेचर्ड, वो तुरंत ही डीनेचर हो जाते हैं। तो ऐसा होता है ये। द टर्म एंजाइम वाज क्वाइंड बाय, तो टर्म जो खोजा है एंजाइम टर्म का F.W. कुह ने, जो कि 1878 में बताया थे। डिजाइनेटेड द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट वर्ड कॉल्ड फर्मेंट्स बाय बर्जेलियस के द्वारा फर्मेंट्स कहा गया है। जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह एंजाइम वर्क करते उसको फर्मेंट्स कहते, तो बर्जेलियस ने ये बात बताया है। तो यहाँ तक तो थोड़ा इंट्रोडक्शन इतना बातें था। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में, कि इसका कोलोइडल नेचर के बारे में है। कोलोइडल नेचर तो यही सब यहाँ पर है। कोलोइडल नेचर एंजाइम का होता है तो बात है कि एंजाइम मॉलिक्यूल आर मोस्टली ऑफ जीएंट साइज, मतलब बड़े साइज के होते हैं। ड्यू टू देयर प्रोसेस एक्सट्रीमली लो डिफ्यूजन रेट, बहुत ही धीरे धीरे डिफ्यूजन होते एंड फॉर्म कोलोइडल सिस्टम इन वाटर में अब कोलोइडल सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंजाइम्स आर नॉन डाइजेबल ड्यू टू बीइंग कोलोइडल इन नेचर, क्योंकि कोलोइडल होने के कारण इसका डायलिसिस नहीं हो पाता है। ऑल द सम कंटेन डाइलेजेबल और डिसोसिएबल कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा ही प्रेजेंट होते हैं एंजाइम में जो कि ये डाइलाइजेबल होते हैं, यानी कि डिसोसिएबल कंपोनेंट्स होता है को एंजाइम में। तो जनरली देख लिए कि जो एंजाइम होते हैं कोलोइडल होते हैं। सेकेंड है कैटालिटिक। कैटालिटिक तो सब जानते हैं कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत तेज़ी से कराने में हेल्प करता है एंजाइम। तो एंजाइम्स आर कैटालिटिक इन नेचर एंड हाईली स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म टिश्यू, जो ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में होता है वही हाईली कर देता है, रिएक्टिव कर देता है। नॉर्मली द एंजाइम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और इफ़ दे डू सो, यानी कि ये काम करवाता है करता नहीं है। तो दे आर
रिकवर्ड एज सच विदाउट अंडरगोइंग एनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि नहीं इसके कोई गुण में चेंज होता है, नहीं इसके कोई मात्रा में चेंज होता है, वह खाली काम करवा देता है। एंड द एंड ऑफ दिस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को अंत कर देता है। दिस इज वाई द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। तो इस तरीके से ये है। अब स्पेसिफिसिटी बात करते हैं, तो स्पेसिफिसिटी में कि एंजाइम स्पेसिफिक उसका एक्शन होता है, हर एंजाइम के खास अलग तरह के काम होता है, तो वह एंजाइम का ये प्रॉपर्टीज है। जैसे स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन लाइज इन द फैक्ट दैट दे मे एक्ट अपॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब जो स्पेसिफिक टाइप के होते सबस्ट्रेट उसी पर वर्क करता है, और अपॉन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट पर भी वर्क करते हैं। जैसे कि यूरिएज, नाम से पता चल रहा है कि यूरिया यानी कि यूरिएज इन एंजाइम दैट एक्ट ओनली ऑन यूरिया टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अमोनिया, अगर यूरिया हमारे बॉडी में रहता है तो यूरिया को स्मॉल पार्ट में तोड़ने में यूरिएज एंजाइम, केवल यूरिएज एंजाइम ही हेल्प करेगा। तो यही स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, तो वह यूरिया को तोड़कर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर एज वहीं पर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज बात करें तो ये कौन चीज़ पर वर्क करता है, अपॉन एक्ट अपॉन पायरुविक एंड एसिटिक एसिड एंड एल्सो अ नंबर ऑफ अदर स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स पर ये फंक्शन करते हैं। तो ये स्पेसिफिसिटी होते हैं। अब हीट सेंसिटिविटी बात करते हैं। तो हीट सेंसिटिविटी में है कि थर्मोबिलिटी, हीट सेंसिटिविटी या थर्मोबिलिटी बात करें तो एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू हीट, यानी कि एंजाइम हीट से बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर जनरली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस तक अगर भी पहुंच जाए तो नॉर्मली ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर बता रहा है कि 60 डिग्री से ज़्यादा अगर वह टेम्परेचर कहीं का हो जाए तो फिर एंजाइम कोई काम नहीं करेगा। तो वही है कि एंजाइम आर सेंसिटिव टू हीट, द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन स्पीड अप टू 2 or 3 times व्हेन देयर इज 10 डिग्री सेल्सियस इन राइज टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ा देंगे टेम्परेचर, तो जो काम 1 मिनट में होता था वो अब कितना हो जाएगा, यानी कि केवल 15-20 सेकेंड में ही वे हो जाएगा, मतलब 15-20-25 सेकेंड में ही वह रिएक्शन हो जाएगा। तो वही है। बट अबव 60 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम कोगुलेट, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा तो एंजाइम कोगुलेट होगा एंड दस बिकॉम इनएक्टिवेटेड, और वह इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर 0 डिग्री से भी अगर कम रहेगा तो इनएक्टिवेट्स द एंजाइम, बट दिस इनएक्टिवेशन इज रिवर्सिबल। जो इनएक्टिवेशन होता है वो रिवर्सिबल होते हैं, और जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है तो वह नॉर्मली वर्क करने लगता है। तो हीट सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, उसके बाद कैटालिटिक नेचर, कोलॉइडल नेचर तो देख ली। उसके बाद पीएच सेंसिटिविटी, अगर पीएच सही तरीके से नहीं होगा तो उससे भी दिक्कत हो जाएगा एंजाइम को, तो वही पीएच सेंसिटिव होता है। तो द functioning of an enzyme is very much controlled by the pH value or hydrogen ion concentration of the medium. Each enzyme function to it based at a specific pH value and its activity is increased or decreased if any considerable, मतलब change in broadening the pH value of the medium, यानी कि मीडियम का pH वैल्यू अगर ज़्यादा या कम हो तो वे सही तरीके से एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। हाउएवर द अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमम वैल्यू पीएच लाई नियर न्यूट्रलाइज फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम, यानी कि अधिकतर एंजाइम के लिए न्यूट्रलाइज यानी कि 7 के बराबर, 7 के आसपास पीएच रहना चाहिए। तो ये पीएच सेंसिटिविटी होता है। अगर बहुत कम या ज़्यादा हो तो फिर एंजाइम सही तरीके से ये वर्क नहीं करेगा। अब रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन तो देख ही चुके हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन में ये होता है कि रिवर्स प्रोसेस कराने में भी मदद करता है। जैसे मेनी एंजाइम्स catalyze reversible reaction, for example lipase which catalyze the synthesis of fat from glycerol, यानी कि फैट फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से फैट बनाने में लाइपेज एंजाइम मदद करता है, यानी कि फैट फ्रॉम ग्लिसरॉल से फैट बनाने में लाइपेज एंजाइम मदद करता है। और फिर ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर
फैट से ग्लिसरॉल बना देता है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी कि ये दोनों रिफर्स करता है। तो सिमिलरली एंजाइम इमल्सन कैटालाइजेज द सिंथेसिस एज वेल एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो ये रिवर्सिबिलिटी एक्शन होते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये बात भी समझ गए, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इतना सारा देखें एंजाइम का। अब देख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड कंपोजिशन। अगर कोई भी एंजाइम का आप ड्रॉ करेंगे तो इतना सारा चीज़ आपको मिलेगा, क्या क्या चीज़ दिखाई देगा, मतलब अलग अलग तरह के, जैसे प्रोटीन पार्ट दिखाई देगा, प्रोटीन के पार्ट दिखाई देंगे एंजाइम में। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा को एंजाइम फैक्टर, फिर नीचे और पार्ट है एक्टिव साइट दिखाई देगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप दिखाई देगा, उसके बाद ये सब स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो मानिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला देख रहे हैं एंजाइम स्ट्रक्चर है, तो एंजाइम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये कैटालिटिक साइट है, ये साइट पर कोई चीज़ आएगा जुड़ेगा, तो ये कैटालिटिक साइट को फैक्टर देख रहे हैं। उसके बाद को एंजाइम भाग भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एक तरीके की ये एपो एंजाइम है, तो ये होलो एंजाइम के ये सब स्ट्रक्चर है, यानी कि 4 पार्ट देख रहे हैं। तो इसी सब पार्ट के बारे में यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जो अभी देखने जा रहे हैं वो है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, यानी कि स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। तो इसमें ये सब पार्ट होते हैं, जैसे द एंजाइम विच आर होली मेड अप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड सिंपल एंजाइम। जैसे केवल प्रोटीन पूरे में जुड़े हुए हो, खाली प्रोटीन हो, तो यूरिएज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन etc. However, most of the enzyme are made up of 2 portions, 2 पोर्शंस भी मिलकर होते हैं। एक ऐसा भी एंजाइम होते हैं जिसमें सिर्फ आपको प्रोटीन ही दिखाई दे, तो वो सब एंजाइम में यूरिएज, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब है, सभी है। लेकिन फिर भी हाउएवर मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर मेड अप ऑफ 2 पोर्शंस, द प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट्स। तो सच एंजाइम आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन के पार्ट भी जुड़े होते हैं और अदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी जिसमें जुड़े हुए हो, तो उसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। तो ध्यान रहना चाहिए, सिंपल एंजाइम किसको कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम किसको कहते हैं। उसके बाद मेजर पोर्शन ऑफ एंजाइम द इज अ प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एपो एंजाइम। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट हो तो उसको एपो एंजाइम कहते हैं। जैसा कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये प्रोटीन वाला पार्ट है, तो ये एपो एंजाइम है। तो यही सब है। द प्रोटीन पार्ट इज सप्लीमेंटेड विद इन नॉन प्रोटीन पार्ट एट विच इसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। द नॉन प्रोटीन पार्ट जो है यहाँ पर देखें एपो एंजाइम है, तो ये हेल्प कराता ताकि ये भी फंक्शन करने में, यानी कि प्रोटीनेशियस पार्ट उसको हेल्प कराता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी में। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, वेन टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो उसके साथ एकदम टाइटली बाइंड हो जाए, जो भी ग्रुप उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। बट इफ इट इज़ नॉट टाइटली बाउंड इज नोन एज को एंजाइम और को फैक्टर। अगर सही तरीके से बाइंड नहीं है कोई भी चीज़, तो देख सकते हैं उसी को फैक्टर या को एंजाइम कहते हैं। ये सही तरीके से बाइंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि को फैक्टर किसको कहते हैं, को एंजाइम किसको कहते हैं, एपो एंजाइम किसको कहते हैं। तो को फैक्टर तो समझ ही गए कि अगर ये एपो एंजाइम से पूरे सही तरीके से बाइंड नहीं है तो वो कहलाता है को फैक्टर। तो को फैक्टर यहाँ पर देख लिए, द कंप्लीट एंजाइम इंक्लूडिंग द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कंप्लीट एंजाइम इंक्लूडिंग द प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम इज ऑफन कॉल्ड एज होलो एंजाइम कहते। तो होलो एंजाइम स्ट्रक्चर ये वाला देख रहे हैं, किसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आपको दिखाई दे रहा है, एपो एंजाइम, कैटालिटिक साइट, को एंजाइम, को फैक्टर, ये सब पार्ट दिखाई दे रहा है, तो उसी को होलो एंजाइम कहते हैं। द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन पार्ट और एपो एंजाइम जिसको कहते हैं, तो ये वाला पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एपो एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन पार्ट और एपो एंजाइम कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। किसी भी एंजाइम का मेजर पोर्शन होता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं एपो एंजाइम के डायग्राम इसमें भी देख लिए। तो डिफरेंट एंजाइम्स प्रोसेस मतलब प्रोसेसेस डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। हर अलग अलग तरह के एंजाइम में अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं एंड वेरिएबल लेंथ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, और इसी के हिसाब से प्रोटीन मॉलिक्यूल का लेंथ बढ़ते घटते रहता है। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल में, प्रोवाइड ए स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम। और वही अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही
कोई भी एंजाइम के एक खास तरह का ये स्पेसिफिक नेचर दिलाता है। विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए यही खास होता है। द प्रोटीन आर कोलोइडल इन नेचर एंड देयरफॉर प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि लार्ज सरफेस एरिया एक छोटा सा वॉल्यूम में प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा नेचर होता है कोलोइडल नेचर के कारण। तो विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स का ये खास बातें हैं। तो प्रोटीन पार्ट और एपो एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये बात तो देख ली। उसके बाद एक्टिव साइट नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आएगा तो एक्टिव मतलब इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आ रहा है तो देख सकते हैं ये एक्टिव साइट है, कैटालिटिक साइट वाला पार्ट में जुड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एन एंजाइम कैटालाइजेज द रिएक्शन बाय कंबाइनिंग विद सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड करता है। तो कहीं पर अगर डायग्राम होगा तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एक्टिव साइट है और यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। तो इसी जगह पर देख सकते हैं ये आराम से सबस्ट्रेट आराम से जुड़ता है और तब जो भी रिएक्शन कराता है तो आप रिजल्ट तो देखते ही होंगे। तो बहुत सारे हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि द सबस्ट्रेट फिजिकली कम्स इन कांटेक्ट विद ए स्पेसिफिक साइट इन प्रोटीन मॉलिक्यूल में भी आता है। तो देख चुके हैं द सरफेस ऑफ फोल्डेड प्रोटीन पोसेस स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, जो सरफेस होता है प्रोटीन का वाला पार्ट का तो उसके पास स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है, नॉन एज एक्टिव साइट उसको कहते हैं। द एक्टिव साइट में 10 बी डिफाइंड एज, तो एक्टिव साइट होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एज द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ, मतलब एक्टिव साइट यहाँ पर भी देखकर आप तो जान ही सकते एक्टिव साइट किसको कहते हैं। देख सकते हैं एक तरीके की ये ऐसा जगह है जो सबस्ट्रेट को बाइंड करने में मदद करता है। तो वही सब बात लिख सकते हैं कि द एक्टिव साइट में 10 बी डिफाइंड एज द particular part of protein which binds to the substrate to form an enzyme substrate complex, यानी कि ये सबस्ट्रेट को बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। सम एंजाइम्स पोसेस ओनली वन एक्टिव साइट व्हाइल अदर हैव सेवरल सच साइट्स, यानी कि किसी एंजाइम के पास केवल एक ही तरह का ये बांधने की साइट होते हैं और किसी के पास मैनी होते हैं। तो द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इज टर्म्ड एज एक्टिव साइट, और वही सबस्ट्रेट बाइंड करने वाला साइट्स को एक्टिव साइट कहते हैं। तो विच व्हाइल रेगुलेटरी सब्सटेंसेस आर बाइंड विथ रेगुलेटरी साइट से ये बाइंड करता है। तो एक्टिव साइट देख लिए। प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर देखते हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ये समझना देखेंगे तो मेनी एंजाइम रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑल इसेंशियल, यानी कि ऑफ एन इसेंशियल नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन, यानी कि केवल प्रोटीन पार्ट से तो हर चीज़ नहीं होगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो और नॉन प्रोटीन पार्ट होने के बावजूद भी उसका ज़रूरी हो एंजाइम में, तो उसी को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो मैनी एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन इसेंशियल नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन। द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज टाइटली बाउंड टू दी मतलब बाउंड टू एंजाइम टर्म्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ ही गए क्या है। तो सिंपल प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर मेटेलिक आयन, यानी कि ये तो जानते ही हैं कि मेटेलिक पार्ट होता है ये प्रोस्थेटिक पार्ट कहलाता है, क्योंकि ये नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है, मतलब नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, जैसे कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोब्लेडम etc। अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच इंक्लूड साइटोक्रोम्स, फिर फ्लेवोप्रोटीन्स, पायरीडॉक्सल फॉस्फेट, हीम आयरन और बायोटिन etc। तो ये सब भी होते प्रेजेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में। तो दीज ग्रुप्स आर एसोसिएटेड विद एक्टिव साइट के साथ एसोसिएट करता ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इन सम केस दे अंडरगो और रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस करने में मदद करता है। तो ये वाला बात देख लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एपो एंजाइम, एक्टिव साइट, ये सब बताए थे आपको। टॉपिक इतना आपको लिख लेना जरूरी है। और कोएंजाइम एंड कोफैक्टर की बात करते हैं, तो कोएंजाइम एंड कोफैक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो देख ही चुके हैं कि कोएंजाइम या कोफैक्टर किसको कहते हैं। जो ये एपो एंजाइम वाला पार्ट, जो एपो एंजाइम प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं, तो इससे अगर सही तरीके से बाइंड नहीं है तो वही कोफैक्टर कहलाता है। तो कोफैक्टर की बात करते हैं तो देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम।
तो देयर इज़ नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन, यानी कि आप अलग दोनों तरीके से आप अलग नहीं कर सकते, सिमिलर है दो चीज़, को फैक्टर और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम। इट इज़ कन्वेंशनली डिफाइंड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। बस इसको ये कहा जाता है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वे टाइटली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ, और वहीं पर कोएंजाइम देखेंगे तो आर लूजली अटैच्ड होते हैं। सिंस दिस सब्सटेंसेस आर इंटीमेटली कंसर्न्ड विद ओवरऑल रिएक्शन में ये होते हैं, तो इसीलिए को फैक्टर और कोएंजाइम लगभग दोनों कभी कभी ये सिमिलर माना जाता है। बस यही अंतर है कि एक अच्छे से बाइंडेड होता है, एक थोड़ा लूजली अटैच्ड होता है। तो द टर्म को फैक्टर इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इनऑर्गेनिक आयंस सच एज क्लोराइड एंड मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए ये जरूरी होते हैं, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम आयन। हाउएवर द टर्म कोएंजाइम इज यूज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि नॉट टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ। तो थोड़ा थोड़ा बात ध्यान में रख लीजिए कि को एंजाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सही तरीके से बाइंडेड नहीं होता है कोएंजाइम के साथ। तो यूज फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर नॉट टाइटली बाउंड विथ एंजाइम NADP थियामिन पायरोफॉस्फेट एंड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ को एंजाइम का ये सब कुछ एग्जाम्पल है, तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिए कि ये सब है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो क्लासिफिकेशन एंजाइम के 6 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मतलब 6 है। तो ये 6 का नाम है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हैज़ बीन डन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको IUB कहते। तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन 6 तरीके से किया गया हुआ है, जो डन बाय यानी कि किया गया है किनके द्वारा, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा इन 1961 में। तो अकॉर्डिंग टू IUB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अनुसार ऑल एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। जितने भी सारे एंजाइम हैं वे पूरे को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया हुआ है। एक हाइड्रोलेजेज, ट्रांसफेरेजेज, ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, लाइजेजेज, आइसोमेरेजेज, लाइगेजेज। तो यही 6 एंजाइम के बारे में जानेंगे अभी। तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करने में मदद करता है। तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम के बात यही है कि एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिल एसिड एनहाइड्राइड बाय एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जुड़ने के कारण ये सबको हाइड्रोलाइसिस करना, ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसोल एसिड एनहाइड्राइड बाय एडिशन ऑफ वाटर, तो इसको हाइड्रोलेजेस कहते हैं। तो द ग्रुप इंक्लूड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मेनी इंटरसेलुलर एंजाइम। तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम में जितने भी सारे एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं और मेनी इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बीच में भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम एक्टिन ऑन ग्लाइकोसिल कंपाउंड्स पर जो वर्क करता है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो कि हाइड्रोलेजेज में ही शामिल है। तो जैसे कि बीटा डी गैलेक्टोसाइड में अगर वाटर ऐड होगा तो वो अल्कोहल बनाएगा और डी गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। फिर है एंजाइम एक्टिंग ऑन पेप्टाइड बॉन्ड्स पर अगर वर्क करेगा तो पेप्सिन, रेलिन, काइमोट्रिप्सिन का फॉर्मेशन करेगा। फिर है स्टेरेजेस यानी कि लाइपेज, फॉस्फेट, सल्फेटेज, तो ये सब स्टेरेजेस कहलाता है। एमाइडेजेस यानी कि एमाइड बनता है, मतलब एमाइडेजेस, एमाइड का टूटना वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होने के कारण, तो एमाइडेजेस हो गया। यूरिएज, आर्गिनेज, ग्लूटामिनेज, हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेज की बात करें तो गुआनिन डीएमिनेज, तो ये सब हाइड्रोलेजेज में शामिल है। अब बात करते हैं ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। तो नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र कर देता है कोई चीज़ का, तो यही है AR+B और वहीं पर देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र ही कर दिया ग्रुप को। तो दे कैटालाइज द ट्रांसफ़र ऑफ सम ग्रुप ऑफ रेडिकल्स, जैसे R फ्रॉम वन मॉलिक्यूल A टू अनदर मॉलिक्यूल। तो देख रहे हैं कि AR+B था तो R को B के साथ ऐड कर दिया, तो वही है कि इट इंक्लूड्स द फ्लोइंग, यानी कि इसके अंदर इतना सारा चीज़ शामिल है, जैसे ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस, तो हेक्सोकाइनेजेस, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेजेस, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लूम्यूटेजेस, फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेजेस,
तो ATP प्लस डी हेक्सोज के ये हेक्सोकाइनेज जुड़ता है, तो ADP प्लस डी हेक्सोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ध्यान में रहना चाहिए। फिर है ट्रांस ग्लाइकोसाइडेज, जैसे एग्जांपल हो गया फॉस्फोराइलेज एंजाइम, तो ये सब है। फिर ट्रांस एमाइनेजेस के बात करते हैं, तो ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमाइनेजेस एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज, तो ये सब याद रखने वाला है। बस क्लासिफिकेशन 6 तो याद रहेगा, उसके अंदर जो जो एंजाइम है तो उसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर उसके बाद है ट्रांस एसिलेजेस, तो एग्जांपल है कुलाइन एसिल ट्रांसफेरेज, फिर एसिटो एसीटेट ट्रांस एसिटिलेज, एमिनो एसिड ट्रांस एसिटिलेज, तो ये सब ट्रांस एसिलेजेज में आता है, जो कि सेकेंड तरह के देखे हैं कि कौन सा यहाँ पर है। तो ये ट्रांसफेरेज ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो देख सकते हैं ये एसिटिल कोएंजाइम A+ कोलाइन है, तो कोएंजाइम और प्लस एसिटिल कोलाइन कर देता है, तो इसमें एसिटिल ट्रांसफेरेजेज की ज़रूरत पड़ता है। ट्रांसमिथाइलेज यानी कि मिथाइल को ये ट्रांसफ़र करता है, तो द एंजाइम दैट ट्रांसफर मिथाइल ग्रुप, तो ये ट्रांसमिथाइलेजेज कहलाता है। तो बहुत आसान है, आप एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप नोट्स करेंगे तो आसान लगेगा। उसके बाद ऑक्सी रिडक्टेंस एंजाइम, तो ऑक्सीजन जहाँ पर ऑक्सीडाइज और रिडक्शन दोनों तरीके के हो एंजाइम करवाता हो, तो वही कहलाता है ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम। तो एंजाइम कैटालाइजिंग ऑक्सीडो रिडक्शंस बिटवीन टू सबस्टेट A एंड B, जैसे A रिड्यूस्ड B ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो आगे चलकर रिएक्शन के बाद A ऑक्सीडाइज्ड एंड B रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो ऐसे ही फंक्शन कराता है। तो दिस एंजाइम कैन बी ग्रुप इन मैनी डिफरेंट वेज, जैसे 3 मेन ग्रुप्स है, एक ऑक्सीडेजेज हो गया, तो 3 मेन ग्रुप्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन ऑर्डर टू गेट द सिंपलर एक्सप्रेशन के साथ बात करते, तो सबसे पहले ऑक्सीडेजेज हो गया, तो फिर एनएरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेज, फिर उसके बाद हाइड्रोपरऑक्सीडेजेज, एरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेज। तो ऑक्सीडेजेज में है कि द एंजाइम व्हिच यूज ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स, यानी कि हाइड्रोजन का यूज करेगा जो एंजाइम, हाइड्रोजन को यूज करेगा जो एंजाइम, तो उसी को हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं। तो वही एक तरीके से ऑक्सीडेजेज हुआ, तो जैसे एंजाइम टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यूरिकेज, तो ये सब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेजेज करवाता है। अब एनएरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेज की बात करें, तो द एंजाइम व्हिच यूज सम अदर सब्सटेंसेस आ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं एनएरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेज नाम से पता चल रहा है कि एनएरोबिक कंडीशन में जहाँ पर हवा प्रेजेंट नहीं हो, एयर प्रेजेंट नहीं हो, उस जगह पर एंजाइम्स अदर सब्सटेंस को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करवाता हो। जो एंजाइम हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करवाता हो वायु की अनुपस्थिति में, तो वही कहलाता है एनएरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेज, जैसे मैलेट डिहाइड्रोजिनेजेस, सुसाइनेट डिहाइड्रोजिनेजेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेजेस, तो ये सब देख लीजिए। फिर है हाइड्रो पर ऑक्सीडेजेज, तो द एंजाइम व्हिच यूज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज सबस्ट्रेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जो ये वर्क करवाता हो एंजाइम व्हिच यूज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज करेगा सबस्ट्रेट के रूप में, तो उसी को हाइड्रो पर ऑक्सीडेज कहते। तो ये देख रहे हैं कि पर ऑक्सीडेज, कैटालेज, ये सब एंजाइम हैं। एरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेज में वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करवाता हो जो एंजाइम, उसी को कहते हैं एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम डी एंड एल अमीनो ऑक्सीडेजेज, जैंथीन ऑक्सीडेजेज एंड एल्डिहाइड ऑक्सीडेजेज, तो ये सब है। उसके बाद लाइजेज, तो लाइजेज की बात करें तो एंजाइम चौथा तरीके के ग्रुप है एंजाइम का क्लासिफिकेशन में लाइजेजेस। तो एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, यानी कि एक तरीके से तोड़ने का काम करता है, तो लाइजेजेस ये हो गया। तो एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स, यानी कि हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स के अलावा अलग तरीके के ग्रुप से अलग कर देगा, मतलब तो वही कहलाता है लाइजेज। तो एल्डिहाइड लाइजेज में एल्डोलेज अलग हो जाता है, मतलब एल्डोलेज के मदद से एल्डिहाइड ग्रुप ही अलग होता है। तो कीटोज 1 फॉस्फेट है और यहाँ पर डिहाइड्रोक्सी एसीटो मतलब एसीटोन फॉस्फेट प्लस एन एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। उसका कार्बन ऑक्सीजन लाइजेजेज, जैसे फ्यूमरेजेज की बात करते हैं, जैसे
एल मैलेट फ्यूमेरेट। तो कार्बन ऑक्सीजन लाइगेज में देख रहे हैं कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही हट जाता है। अब आइसोमेरेजिस नाम से पता चल रहा है कि आइसोमेराइज करके वैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो कहलाता है आइसोमेरेजिस। तो एंजाइम कैटालाइजिंग द रिएक्शन वेयर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इन द सबस्ट्रेट एंड ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमेरेज आर फाउंड, यानी कि अलग अलग तरह के वैसाई स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। तो वो गलत है। जैसे कि रेसिमेजेज और इपीमेरेजेज की बात करते हैं, तो दीज एंजाइम्स चार्ज जो होते हैं एल कंपाउंड्स टू डी कंपाउंड्स और अल्फा कंपाउंड्स टू बीटा कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। तो द राइबुलोज फॉस्फेट 3 इपीमेरेज एंड यूडीपी ग्लूकोज एपीमरेज कैटालाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बस वो थोड़ा सा आपको ध्यान होगा कि ईपीमर्स किसके कहते, रेसिमेज किसे कहते, तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा ग्रुप को इधर उधर कन्वर्ट करके उसी को अलग स्ट्रक्चर में बना देना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन मोनोसेक्राइड फ्रॉम वन स्टेरिक कॉन्फ़िगरेशन टू अदर स्फेरिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करता है रेसिमेजेज और इपीमेरेजेज। फिर सी से ट्रांस हिस्सोमेरेजेज में, तो वही ट्रांस और सिस के बाद चल रहा है। तो बस दीज एंजाइम कन्वर्ट द डबल बॉन्ड फ्रॉम ट्रांस टू सिस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे रेटिनिन आइसोमेरेजेज में देखेंगे, तो बस जो सिस वाला पार्ट पर रहेगा कोई ग्रुप, तो उसको ट्रांस वाला पार्ट पर कन्वर्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये बात देख रहे हैं, तो ये आइसोमेरेजेज ही तो कर रहा है। फिर एंजाइम की बात करें तो कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोजेज में भी कन्वर्ट करता है। तो ये है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करके डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वही पार्ट देखें। फिर उसके बाद है छठा तरीके की लाइगेज। लाइगेज मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जोड़ने का काम करेगा जो एंजाइम, उसी को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स कपल टू द ब्रेकिंग ऑफ अ पायरोफॉस्फेट बाउंड इन एटीपी और सिमिलर कंपाउंड्स। तो सिमिलर हो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन ये खासकर बाइंड करता है और बाइंड करने के दौरान एटीपी का ज़रूरत भी पड़ता है। तो वही देख रहे हैं कि एंजाइम कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ CS बॉन्ड्स कार्बन और सल्फाइड्स बॉन्ड्स को जोड़ता है। तो जब कोई भी जुड़ता है, मतलब मॉलिक्यूल लाइगेज एंजाइम की मदद से, अगर कार्बन और सल्फाइड बॉन्ड्स को जोड़ने में जो मदद करता है, तो सुसाइनेट थायोकाइनेज एंजाइम की ज़रूरत होता है। मतलब ये एंजाइम जैसे GTP प्लस सुसाइडेट प्लस को एंजाइम एस, जब ये तीनों को जोड़ता है तो GDP प्लस पाई सुसाइनिल को एंजाइम फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। एंजाइम कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स को बनाता है, तो वो है ग्लूटामीन सिंथेटेज। तो ATP प्लस एल ग्लूटामेट प्लस NH4 को ये ऐड करवाता है ADP प्लस ऑर्थोफॉस्फेट प्लस एल ग्लूटामीन। और उसके बाद एंजाइम कैटालाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में एसिटिल को एंजाइम ए, फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलेज ATP प्लस एल एसिटिल को एंजाइम ए प्लस CO2 को, ये सब रिएक्शन होकर ADP प्लस पाई फिर मेलोनिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब लाइगेजेज का एंजाइम है। बस थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कुछ पॉइंट्स, जो रिएक्शन है, जो एंजाइम के नाम है, तो वो याद रख लीजिए। उसके बाद टॉपिक को आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो ये आप क्वेश्चन का आंसर और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।